नमस्ते दोस्तों। 1683 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शक्तिशाली मुगलों पर युद्ध छेड़ दिया। औरंगजेब तब बादशाह थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का यह कदम बहुत बड़ी गलती मानी गई। क्यों, आप पूछेंगे? क्योंकि विशाल और शक्तिशाली मुगल सेना की तुलना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बहुत छोटी और कमजोर थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मुगलों ने उन्हें जल्दी से हरा दिया, कंपनी के कारखाने जब्त कर लिए और उनके कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। कंपनी के गवर्नर को औरंगजेब के सामने झुकना पड़ा। लेकिन यहां ट्विस्ट है, लगभग 300 साल बाद वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रित करती थी। आजकल की एप्पल या गूगल जैसी कंपनी की कल्पना करो, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर। ऐसा कैसे हुआ? चलो इसमें डुबकी लगाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सन 1600 में, जब ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, मतलब यह शेयर धारकों के स्वामित्व में थी। शुरुआत में केवल 25 शेयर धारक थे, जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया से मसालों का व्यापार करने के लिए PS70 दावसदार इकट्ठा किए। 1608 तक वे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से सूरत, गुजरात पहुंचे। जहांगीर के शासन में मुगल साम्राज्य 40 लाख सैनिकों की अपनी विशाल सेना के साथ इस क्षेत्र पर हावी था। ये महसूस करते हुए कि लड़ना व्यर्थ है, कंपनी ने व्यापारिक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने के लिए आगरा तक गए, लेकिन पुर्तगाली व्यापारियों की मौजूदगी के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली, जिनके पहले से ही मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे। निराश हुए बिना कंपनी ने 1611 में स्थानीय शासक से अनुमति प्राप्त करके मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। वर्षों से उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों का विस्तार किया और अंततः 1612 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया। 1615 तक किंग जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए एक राजनयिक सर थॉमस रो की मदद से वे जहांगीर से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में कारखाने स्थापित किए और धीरे धीरे एकाधिकार बना लिया। 1670 की बात है। राजा चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को क्षेत्रों का अधिग्रहण करने, पैसे बनाने और एक निजी सेना रखने का अधिकार दिया। इसने कंपनी को साम्राज्यवाद का एजेंट बना दिया। शाजी तक अपनी नई शक्तियों से उत्साहित होकर कंपनी के गवर्नर जोशिया चाइल्ड ने मुगलों पर फिर से युद्ध की घोषणा कर दी। जैसी कि उम्मीद थी, वे हार गए, लेकिन औरंगजेब को भारी जुर्माना देने के बाद उन्हें व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई। सालों बाद 1708 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर होते मुगल साम्राज्य का फायदा उठाते हुए कंपनी ने अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया। उन्होंने रणनीतिक गठबंधन, सैन्य बल और यहां तक कि लैप्स के सिद्धांत का इस्तेमाल करके अधिक क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। 1818 तक लगभग 2/3 भारतीय उपमहाद्वीप उनके नियंत्रण में था। 1852 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, ने कंपनी के शासन के अंत की शुरुआत की। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली, जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। 1876 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और ब्रिटिश कॉरपोरेट शासन का युग समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये एक व्यापारिक कंपनी की उल्लेखनीय कहानी थी कि कैसे वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस प्लेलिस्ट पर इतिहास से संबंधित और भी सामग्री देखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।